नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बजट पर केंद्रित इस खास कार्यक्रम में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया तो पूरे देश की निगाहें उन पर थी। ये बजट खास होना ही था क्योंकि पिछले साल कोविड महामारी के चलते देश ही नहीं पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजरी। आज भी हम संभलने की कोशिश ही कर रहे हैं और पूरी उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार बजट के रूप में देश की आर्थिक दिशा और दशा तय करने में सफल होगी। तो कैसा रहा ये बजट, क्या मिला हमें, कैसे इस बजट को हम देखें, इन सभी में हमारी मदद करेंगे वो दो मेहमान जो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। आप है केजी सुरेश, कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, और प्रदीप करम्बेलकर, चेयरमैन स्टेट ऑफ एमपी, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नमस्कार। केजी सुरेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगी। इस बजट में बहुत कुछ अलग था। निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने से पहले मीडिया से मुखातिब हुई तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि वो क्या लेकर आ रही हैं। ब्रीफ केस का चलन तो अब खत्म ही हो गया है, पोटली भी नहीं थी इस बार उनके पास। एक लाल रंग का बैग था, मेड इन इंडिया, और उसमें एक टैबलेट था। इतिहास में पहली बार पेपरलेस, कागज रहित डिजिटल बजट भारत का। किस तरह से इस पूरे बजट को आप देखते हैं? देखिए, मैंने कई बजट कवर किए हैं एक पत्रकार के नाते भी और मैं मानता हूं कि कोविड-19 के बाद ये जो बजट आया है ये अर्थव्यवस्था के लिए एक वैक्सीन का काम करेगा। हम लोग, जैसे कि बजट स्पीच में भी बताया गया, 2 बार हम माइनस में चले गए थे हमारी जीडीपी जी। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, वैश्विक स्तर पर एक मंदी सा माहौल था। ऐसे में हम उम्मीद यही कर रहे थे कि एक बजट होगा जिसमें कुछ राहत देने का प्रयास होगा। हमने कम से कम कोई बहुत ज्यादा बोल्ड रिफॉर्म्स की इसमें उम्मीद नहीं की थी जी। लेकिन मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि काफी सुधारात्मक पहल भी इस बजट में लिया गया है। बिल्कुल। एक तरफ कोविड से निपटने के लिए 35,000 करोड़ का बजट का आवंटन हुआ है। शिक्षा पद्धति, स्वास्थ्य, इन सब पर तो जोर दिया ही गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया गया है, यानी कि इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। साथ ही अगर आप फाइनेंशियल्स की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की तरफ, तो आप देखेंगे कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 75% का विदेशी निवेश का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल। और यही नहीं, राहत भी मिला है। 75 साल के ऊपर के नागरिकों को अब जो है जरूरत नहीं है रिटर्न्स भरने की, इनकम टैक्स की। ये एक, और आज जब आयु बढ़ती जा रही है और उनको कुछ हमने देखा कोविड के समय में भी जो है थोड़ा कष्ट हुआ है जो बुजुर्गों को, उनको भी राहत मिला है। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि इस बजट के दिल में किसान है। बिल्कुल। क्योंकि हम किसानों को लेकर एक चर्चा पूरे देश में देख रहे हैं, लेकिन किसान को केंद्र में रखकर, यहां तक कि आप जो सेस भी आपने लगाया है पेट्रोल और डीजल में, उसमें भी जो है कृषि सेस है, वो वहां उनको लागत को बढ़ाने का, उनके आय को दुगना करने का ये जो प्रयास किया गया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही उम्मीद से बेहतर ये बजट है और एक तरह से संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। और इसके सिवा और भी कई ऐसे पहलू है, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उज्ज्वला योजना को लेकर जिस पर विस्तृत चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि संक्षिप्त में कि ये बजट जो है वैक्सीन का काम करेगा हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। बहुत अच्छी बात केजी सुरेश साहब ने कही कि वैक्सीन का काम ये बजट करेगा अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लिए। तो किस तरह से दिशा और दशा तय होगी, प्रदीप जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जैसे कि सुरेश जी ने मेंशन भी किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, हर व्यक्ति को ध्यान में रखा गया है। आप किस तरह से इस बजट को समझते हैं? देखिए, मेरी तरफ से ये बजट एक डिमांड को बूस्ट करने वाला और इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने वाला बजट है जी। और जैसा सुरेश साहब भी कह रहे थे कि यह सभी सेक्टर्स को एक सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, इंक्लूसिवनेस,
के ऊपर काफ़ी हद तक निर्मला सीतारमण साहब ने, हमारे एफएम ने ख्याल किया है। और अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो बजट के पहले ये लगभग सभी सेक्टरों से आ रहा था कि ये बजट खर्चीला बजट, यानी सरकार काफ़ी अधिक पैसा स्पेंड करेगी, क्योंकि हमको सुदृढ़ अगर भारत का निर्माण करना है, या उससे ज़्यादा मैं कहूँ कि भारतीयों में वापस विश्वास लाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है, तो हमको कहीं ना कहीं इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ाना पड़ेगा। और मेरे को लगता है सरकार काफ़ी हद तक उसमें सफल रही है, क्योंकि आज का अगर आप बजट देखेंगे तो लगभग हर सेगमेंट को अगर आप देखें, स्वास्थ्य को देखें तो 130% से उसको बढ़ा दिया गया, 2.38 लाख करोड़ कर दिया। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईपी को देखेंगे तो उस पर भी बात की गई। उसके अलावा अगर आप देखें तो रेलवे में 1.10 लाख करोड़ दिया है और 1.07 उसमें से कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए दिया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए दिए गए हैं। अर्थात इन सभी चीज़ों में सरकार का प्रयास ये है कि हर क्षेत्रों में पैसों को पंप इन किया जाए। द रीजन इज वेरी सिंपल, सरकार ये चाहती है कि हमारी जो कंज्यूमेबल इकोनॉमी है, 60% से अधिक हमारी इकोनॉमी का जो बेस है वो कंजम्पशन है। अगर लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन सब से जेब में पैसा जाएगा, रोजगार के निर्माण उत्पन्न होंगे, तो अल्टीमेटली हमारा कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा। कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा और हम अगर ज़्यादा कंज्यूम करना फिर से प्रारंभ करेंगे, हमारी इकोनॉमी में फिर से तेज़ी आ जाएगी। वही एकमात्र प्रयास है। इसलिए आप देखेंगे राजकीय घाटा बढ़ा है, पर प्रयास ये किया गया है कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाई जाए। और इसी कारण शायद सेंसेक्स भी 1,500 पॉइंट बढ़ा, क्योंकि 2,000 हो गया है। वो इसीलिए बढ़ा क्योंकि रिएक्शन यही था, क्योंकि सरकार सेंसेक्स हमेशा लिक्विडिटी को बड़ा पॉजिटिव मानता है, और लिक्विडिटी जैसे ही बढ़ी तो सेंसेक्स ने एक पॉजिटिव साइन दिया। सो आई मस्ट से दैट गवर्नमेंट ने जो 3 सेगमेंट सोचे थे एज ए इंडस्ट्री, हम लोगों ने हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग या एमएसएमई, उस पर काफ़ी हद तक सरकार ने प्रयास किया है और सफल भी रही है। जी सुरेश जी, प्रदीप जी की ही बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इन 3 सेक्टर्स में सरकार का जोर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एमएसएमई, और ये कहीं ना कहीं समय की मांग भी है। जिस तरह से आपने भी कहा कि कोविड के एक बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं, भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन है और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एमएसएमई में जो बजट के प्रावधान किए गए हैं, फोकस किया गया है, वो दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। ये दूरगामी परिणाम सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं होगा, एक एक व्यक्ति के लिए होगा। जिस तरीके से अगर आप हेल्थ पे आप देखेंगे निवेश, जरा सोच के देखिए, जब कोविड पहली बार डिटेक्ट होता है, हमारे यहाँ केसेस आने लगते हैं जी, उस वक्त हमारे पास बेसिक पीपी किट बनाने की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल। आज हम पूरे देश, दुनिया भर में हम पीपी किट बेच रहे हैं। सिर्फ पीपी किट ही नहीं, वेंटिलेटर भी हम बेच रहे हैं। बिल्कुल। हम आज वेंटिलेटर में आत्मनिर्भर हो गए, पीपी किट्स में हम आत्मनिर्भर हो गए, सैनिटाइजर्स में तो थे ही पहले से जी। और अब वैक्सीन्स 100 से अधिक मुल्कों में भारत से वैक्सीन भेजा जा रहा है। भारत का अभी तो अपना 2 वैक्सीन तो है ही है जी। इसके सिवाय 3 और वैक्सीन ट्रायल स्टेज पे हैं। पूरा विश्व को एक तरह से जो वैश्विक नेतृत्व की बात कही है, हम किसी सामरिक ताकत के आधार पर नहीं, हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक नीति रही है, उसके अंतर्गत पड़ोसी मुल्कों को, गरीब मुल्कों को, अफ्रीका के मुल्कों को, लैटिन अमेरिका के मुल्कों को हम लोग जो है वैक्सीन दे रहे हैं आज। ये भारत का एक बहुत बड़ा देन है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे कि जो भी योजनाओं में पैसा निवेश किया जा रहा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर केरल में जी। अब ये सब, इसमें से कई तो विपक्ष शासित तमिलनाडु है, बंगाल है, असम में तो बीजेपी की अपनी सरकार है, लेकिन ये ऐसे प्रदेश हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ की जो है निवेश, यानी कि इकोनॉमी को वापस पटरी में लाने का जो है एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है, जो मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में, जैसे प्रदीप जी ने बताया, कि एक कंजम्पशंस को बढ़ाएगा, यानी कि मनी सर्कुलेशन होगा, लिक्विडिटी होगी, उसको लाने का एक प्रयास किया गया है। और कोर एरियाज में इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। सोलर पावर, यानी कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज और एमडीजीज, उसके अनुकूल, यानी कि जो हमने COP21 और बाकी जगह जो पर्यावरण के हमने प्रतिबद्धताएं की है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज भारत एक वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने की बात कर रहा है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री ने जो है गठित किया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है उन, और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, अगर आप देखेंगे
ऑनलाइन शिक्षा की बात कही गई, अब एक ऑनलाइन शिक्षा के नेटवर्क तैयार करने की बात की जा रही है इस बजट के अंतर्गत। यानी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, छात्रों को, क्योंकि एक बताया जा रहा था कि एक डिजिटल गैप आ गया है, उस डिजिटल गैप को जो है कम करने का भी जो है इसमें जो है एक डिजिटल इंडिया के तहत वो प्रयास भी किया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी कोविड-19 के दौरान आया, और इसलिए आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि 6% की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई थी, तो इसलिए उसमें भी इजाफा हुआ है जो बजट में आवंटन हुआ। बिल्कुल, और जिस तरह से हम लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी कह रहे थे कि उसके लिए हम सभी को तैयार कर रहे हैं, तो तैयारी का एक प्रारूप यहाँ पे भी नजर आ रहा है। 100 नए सैनिक स्कूल भी खुलेंगे, ये भी प्रावधान है। 15,000 सामान्य स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेह में अपना विश्वविद्यालय, लेह अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां जो है उसका अपना विश्वविद्यालय भी होगा, जी, जो अभी तक श्रीनगर पर, कश्मीर पर निर्भर था। जी। तो ये बड़ी बात है, गर्व करने की बात है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर भी लगातार काम करता हुआ ये बजट नजर आ रहा है। प्रदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब भी एक बजट आता है तो एक आम इंसान के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे आपकी उम्मीदें होती हैं कि टैक्स में हमें किस तरह की रियायत मिलेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम बात छोड़ दें उसके अलावा, या फिर होता है कि चीज़ें सस्ती होंगी या महंगी होंगी। तो उस लिहाज से ये बजट कैसा है, और खासकर इसलिए भी कि जब हम कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत में हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को ही बढ़ावा देंगे, तो हमने देखा कि इम्पोर्टेड गुड्स कई ऐसे हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं क्या ये बजट एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों की एक जो बहुत ही जनरलाइज्ड डिमांड होती है कि शायद हमको इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाए, वो उस तरह से तो नजर नहीं आ रही, लेकिन लॉन्ग रन में उनको फायदा ही इस बजट से होने वाला है, क्या आपको लगता है? हाँ, लॉन्ग रन में देखिए, पूरा बजट अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पे आधारित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और अब हमें ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए जी। कि जो सरकार ने अभी इनकम टैक्स की दरें हमारे व्यक्तिगत उस पर हैं, वो लगभग अपने मैक्सिमम पर हैं। मतलब अब इससे ज़्यादा कम होना बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं होगा। हो सकता है एक जो डिमांड लोगों की हो सकती थी कि जो मिनिमम टैक्सेशन की स्लैब थी वो बढ़ाई जा सके, लेकिन शायद उसको सरकार ने इस बार नहीं बदला है। पर उसके अलावा अगर आप देखें तो डेवलपमेंटल साइड में सरकार ने 75 साल से बड़े, माने प्रैक्टिकली जो बेहतर हो सकता है कि हमारे परिवारों में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ITR से छूट दे दी है, ITR भरने से छूट लगातार उठती भी थी हर बजट से पहले कि वरिष्ठ नागरिकों को आखिर क्यों टैक्स देना पड़े। और टैक्स देने के अलावा जो एक सबसे बड़ा विषय है कि देखिए सब चीज ऑनलाइन होती जा रही है, और 75 वर्ष से बड़ी उम्र के व्यक्ति के लिए ट्रांसफर होना, ऑनलाइन होना इतना आसान नहीं है। देखिए ये एक प्रैक्टिकल सुविधा है कि जब आप 75 साल से ऊपर के व्यक्ति और हम आपसे ये सोचे कि अब आप ऑनलाइन सब कुछ भरेंगे और वर्किंग कर पाएंगे, जो पहले कभी नहीं था, सो इट्स नॉट फीजिबल ऑल्सो, राइट। तो वो भी एक किया गया है। दूसरा, NRIs को जो प्रॉब्लम थी, NRI की ऑडिट की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया है। उसके अलावा मुझे जो बहुत बेहतर लगा कि जो स्क्रूटनी है उसके पीरियड को 3 साल केवल कर दिया है, मतलब 3 साल तक की फाइल ही रीओपन हो पाएंगी। पर जो लोग सही में गड़बड़ करते हैं उनकी फाइलें 10 साल तक पे जाके वो 10 साल तक उनकी फाइल्स ओपन की जा सकती है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होने का कोशिश कर रही है। सारे जो मैकेनिज्म है उनको फेसलेस किया जा रहा है इनकम टैक्स के पर्पज से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उनको फायदा होगा। आपने जैसा कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, पर साथ में ड्यूटीज घटाई गई हैं स्टील पर, तांबे पर, सोने पर और चांदी पर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पर स्टील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहां पर प्राइसेस को जो बढ़ गई थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और हम अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। तो साथ में जैसा सर भी उल्लेख कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं में भी जितने इंसेंटिव्स दिए गए हैं, इवन सोलर के लिए भी एक नई एनर्जी के लिए भी एक नए सेटअप और एक इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। इसी तरह DFI की बात की गई है, डेवलपमेंटल फाइनेंस की भी बात की गई है, जहां पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए भी एक मॉनिटरिंग बॉडी होगी। कहने का मतलब ये है कि मैं इस बजट को ऐसा नहीं कह सकता कि ये महिलाओं के लिए है, ये वाला पोर्शन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, ये कमज़ोर वर्गों के लिए है। मैं इसको अलग अलग इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बजट है। लॉन्ग टर्म हमेशा से सरकार की पिछली कई बार से सरकार लॉन्ग टर्म बजट देती रही है, और इस बार भी उन्होंने और एक्सटेंडेड वर्जन किया है, जिसमें हम लगातार डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, न जेंडर पर न किसी और बेस पर। हम ये कह सकते हैं
वन नेशन का बजट है, जी। दिस इज वन नेशन बजट, सो वन नेशन बजट इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक जेंडर का बजट नहीं, ये पूरे देश का बजट है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ऐसी ही उम्मीद हम सब कर रहे हैं। सुरेश जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, कुछ बातों का आपने भी जिक्र किया, जैसे उज्ज्वला योजना में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं, 1 करोड़ लोग और लाभान्वित होंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की बात कही गई है। स्वस्थ भारत योजना भी, प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना लॉन्च किया जाएगा। कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे पेयजल के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है, अब जल जीवन मिशन अर्बन 5 साल में 2.86 लाख घरों में पानी पहुंचाने का भी लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं आम लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं इस बजट से, आम लोग किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, उसका ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात। अगर आपने निर्मला जी का पूरे भाषण को सुना, उसमें एक विशेष मुद्दे ने मुझे आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि एक 6 स्तंभ होगा जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है जी। उसमें जो 6 पिलर्स है, उसमें एक है हेल्थ एंड वेलबीइंग, स्वास्थ्य, जिसका आपने कहा, जहां जो है आप वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल, और वो सिर्फ वैक्सीन के लिए, और उसके 35,000 करोड़ का बजट, 35,000 करोड़ का बजट। यही नहीं, अगर आप देखेंगे, दूसरा है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा है ह्यूमन कैपिटल, जी। मतलब जिसको हम अपने पॉपुलेशन को हम एक प्रॉब्लम बताते थे, उसको हम एक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। इट्स नो मोर ए लाइबिलिटी, वो एक एसेट है हमारे लिए, तो वो उसको ह्यूमन कैपिटल। जी। चौथा इनोवेशन और R&D। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। शोध पे जो जोर दिया गया है, वैश्विक स्तर पर अगर भारत को पहचान मिलनी है, तो मैं समझता हूं कि शोध ही एक मार्ग है। और रिसर्च में शायद आपको याद होगा, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, उसमें भी जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की बात की गई है। तो रिसर्च पर बहुत ज्यादा फोकस जो है, ये एज ए नेशनल पॉलिसी हमने कभी दिया नहीं है, जो हम देख रहे हैं कि इस बार दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं, जैसे आपने वाकई कहा कि उज्ज्वला योजना, ये 1 करोड़ की और जो बढ़त हुई है जी। याद रखें कि उज्ज्वला योजना वो योजना है जिसने आप आचार्य विनोबा भावे की जो भूदान आंदोलन थी, जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से स्वतः अपने जमीन दान में दे दी, उसी प्रकार उज्ज्वला में लोगों ने, खासकर मध्यम परिवार के लोगों ने जो है अपनी सब्सिडी को छोड़ दी प्रधानमंत्री के आह्वान पर। और उसका नतीजा यह है कि न सिर्फ हमारे महिलाओं के स्वास्थ्य पर उसका अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बल्कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है, और यही नहीं, वहां की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है। ये बहुत बड़ा चेंज है, इसको आप आइसोलेटेड नहीं दे सकते हैं। आप उज्ज्वला को अगर आप देखेंगे तो आपको स्वच्छ भारत भी देखना पड़ेगा, आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी देखना पड़ेगा। तो एक जिसे कहते हैं कि एक ऐसा एक चौतरफा विकास, बिल्कुल, जिसकी और जो है जिस पथ पर अग्रसर होने का इसमें भी प्रयास किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि चौतरफा विकास की यहाँ पर बात की गई है, वही संकल्पना है जो इस बजट में भी नजर आती है। प्रदीप जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, नीति आयोग को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बजट में स्टार्टअप इंडिया के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो क्या कहना करने के लिहाज से पहला पॉइंट तो ये कि एक व्यक्ति एक कंपनी को अलाउ कर दिया गया है जी। सो एक व्यक्ति एक कंपनी के होने से स्टार्टअप्स को बड़ी सुविधा हो सकती है, खास तौर पे सिंगल लेडीज़ जो बहुत सारी मेरे पास महिलाएं आती हैं, उसको अगर आप पॉजिटिव ढंग से देखें तो जनरली को फाउंडर ढूंढने में लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा समय लगता था, दिक्कत आता था प्रैक्टिकली। तो वहाँ पर एक व्यक्ति एक कंपनी को कंसेप्ट को अलाउ करने से एक सुविधा बढ़ जाएगी। कैपिटल गेन अर्थात इन्वेस्टमेंट अगर हम स्टार्टअप में करते हैं तो जो गेन का जो टैक्सेशन था वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह बिजनेस को स्टार्ट करने के दिनों को भी कम कर दिया गया है, जो 182 दिन थे उसको भी कुछ कम कर दिया गया है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड पॉजिटिव नोट। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने लगभग 1000 करोड़ का स्टार्टअप बजट और फंड भी अनाउंस किया है, एंड दैट विल ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर,
और इसमें भी एक और चीज़, जब सभी क्षेत्रों में अगर आप ध्यान देखें तो सेंसेक्स को भी अगली बार सेंसेस को भी डिजिटल करने को कहा गया है जी। इसका मतलब है कि सभी चीज़ टेक हो रही है, चाहे एग्री टेक हो, चाहे बजट भी आपने शुरुआत की कि डिजिटल बजट था जी। तो अगर हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हेल्थ के सेगमेंट में भी मोबाइल वैन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सारी मॉनिटरिंग डिजिटल हैं, सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, हर तरफ आप डिजिटल ला रहे हैं। और डिजिटल किसको सपोर्ट करता है? डिजिटल हमेशा युवा वर्ग और स्टार्टअप्स को ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप, जैसा मैंने कहा और सर ने भी कहा कि ये एक इंक्लूसिव बजट है, सर्वांगीण विकास के लिए है, तो अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस सबका मीनिंग यही है कि स्टार्टअप्स को चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। अगर सरकार 30,000 प्राइवेट बसेस की ओर बढ़ रही है, या वो कहती है कि वो कैपिटल एक्सपेंसेस इतना करेगी, या इतने प्राइवेट अस्पतालों में इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी, तो अल्टीमेटली ये कौन करेगा? हम युवा ही करेंगे, और नया जो विचार रख के आएंगे वही करेंगे। तो इस तरह से उनको ये अपॉर्चुनिटी को समझना होगा कि एक तरह से जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन तक आई है तो वो इसको तेज़ी से स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जी सुरेश जी, मोटे तौर पर जब भी हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, हेल्थ पर जोर दिया गया है, एमएसएमई पर जोर दिया गया है, फिर हम इनके भी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनकी तरफ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि मिशन पोषण 2.0 लाने की भी बात कही गई है। यानी हम सिर्फ स्वास्थ्य की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो एक बहुत छोटी इकाई है कि अगर हमारे यहाँ के लोग पोषित ही नहीं होंगे, खासकर बच्चे या माताएं, तो फिर हम एक सशक्त देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं? फिर हम घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचा रहे हैं, हम स्वच्छता लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो एक सशक्त समाज की परिकल्पना को पूरा करती हैं, इस पर भी इस बजट पे गौर किया गया है? बिल्कुल। देखिए, ये सबसे विशेष बात यह है कि आपने सिर्फ मैक्रो लेवल पर नहीं बल्कि माइक्रो लेवल पर भी जो है इसमें ध्यान दिया है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जैसे कहा, कुपोषण इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। ये कई प्रधानमंत्रियों ने पहले भी कहा है। और अगर आप नींव को ही मजबूत नहीं करेंगे, वो भविष्य के हमारे जो नागरिक हैं उनके नींव डालने वाली बात है। अगर वो कुपोषित रहेंगे तो आगे हम किस तरह के, तो स्वस्थ भारत जो स्वामी विवेकानंद ने कभी परिकल्पना की थी कि वी वांट मेन विथ मेन, यानी मेन हो, विमेन हो, विथ नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप कुपोषित बच्चे होंगे, तो नहीं हो पाएगा ये। इसलिए वो मिशन पोषण पर भी आपने ध्यान दिया है। मैं एक चीज यहां स्पष्ट करना चाहूंगा संगीता जी, अक्सर कुछ बातें क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेस को लेकर बात की गई है, इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि निर्मला जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसको उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं करे। उस पर जो रिडक्शन किया है उसके चलते जो 2.5 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए डीजल पे बढ़ा है, उस पर फर्क कंज्यूमर्स को नहीं पड़ने वाला। चाहे सोना चांदी पे हो या अल्कोहल पे जो बढ़त की है, उसको बाकी ड्यूटीज में रिडक्शन कर दिया है, जिसके चलते जो है सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी एक बहुत ही सकारात्मक। आमतौर पर जब भी सेस होता है तो एक चिंता होती है कि अब तो बाकी उपभोक्ताओं पर तो प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये भी, इसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही भी, और ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी भी था, क्योंकि जब कहा गया कि पेट्रोल, डीजल या दूसरे तमाम प्रोडक्ट्स पे जो है एग्री सेस लगाया जाएगा, तो लोगों को लगा कि अभी तो ऐसे ही पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो शायद इस पे और हमें मार पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भार हमारे ऊपर नहीं आएगा, उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा। बहुत अच्छे से प्रदीप जी ने तो समझाया कि किस तरह से एक आम नागरिक जो है इस बजट को देखे। अब समय चूंकि कम है, तो कंक्लूजन के तौर पर आप इस बजट में क्या खासियत देखते हैं, क्या खूबियां देखते हैं, और आम लोगों को क्या समझाना चाहेंगे, जो हमारे श्रोता हैं वो किस तरह से? देखिए, मैं प्रधानमंत्री के शब्दों में ही कहूँ जी, तो हम सब ने सोचा था कि ये बजट जो है ये एक प्रतिक्रिया होगी जी। कि कोविड हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, तो उसका प्रतिक्रिया होगा, तो यानी कि इट वुड बी अ रिएक्टिव बजट। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि ये रिएक्टिव बजट नहीं है, ये एक एक्टिव बजट है जी। यहाँ एक सक्रियता के साथ उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास तो है, साथ में कुछ ऐसे पहल लिया है
जिनका दूरगामी परिणाम होने जा रहा है। जी निर्मला सीतारमण जी जब आज अपना बजट भाषण दे रही थी तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कुछ पंक्तियां भी दोहराई। उन्होंने कहा, फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। यानी जब भोर होने वाली होती है फिर भी अंधेरा होता है, लेकिन पक्षी ये जान जाते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कि उजाला होगा और इसलिए वो गुनगुनाने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट ऐसा ही है। भारत हमेशा से आकांक्षाओं का, उम्मीदों का देश रहा है और हम भी यही विश्वास करते हैं कि ये बजट आने वाले समय में हम सब के लिए, पूरे देश के लिए कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद केजी सुरेश जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बजट पर केंद्रित इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।